नमस्कार। गांधी जयंती है आज। गांधी यदि आज होते तो 151 साल के होते। जाहिर है इस धरा पर 151 साल जीना इंसानी शरीर के लिए तो मुमकिन नहीं है, लेकिन जो मुमकिन है वो ये है कि विचार जिएं। विचार हैं जो साल, दशक, सदियां सब पार कर जाते हैं। सुकरात, बुद्ध, कन्फ्यूशियस सबका विचार ही है जो हम तक पहुंचा है। शरीर की यात्रा उतनी लंबी नहीं होती। यही वजह है कि आज भी हम गांधी को याद करते हैं, जबकि उनको गए हुए भी 72 साल बीत चुके हैं। अभी हफ्ते भर पहले हमने भगत सिंह का जन्मदिन मनाया, उनको गए हुए भी 79 साल बीत गए हैं। लेकिन इन दो वैचारिक ध्रुवों के बीच कल भी बहस मुबाहिसे होते थे, आज भी जारी हैं। और उन बहसों में कुछ नए आयाम वक्त के साथ साथ और भी जुड़े हैं। मसलन गांधी ने भगत सिंह को बचाने का कोई प्रयास किया कि नहीं किया, ये बहस पुरानी है, आज भी जारी है। भगत सिंह गांधी के विचार को सिरे से खारिज करते थे या फिर कोई समानता थी। तो इसी तरह की कुछ बातें हैं। इसी तरह हम लोग जो भगत और गांधी दोनों विशाल चरित्रों के सामने बहुत छोटे हैं, लेकिन कोशिश करते हैं समझने की कि इन दोनों के बीच समानताएं ज्यादा थी या फिर असमानताएं। तो स्वागत है आपका। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। मेरे साथ 3 मेहमान हैं, परिचय कराता हूं। उम्र में सबसे छोटे मेहमान से शुरुआत करता हूं। यूपी के बनारस से जुड़े हैं आयुष चतुर्वेदी। 12वीं के छात्र हैं, लेकिन हमारे साथ इसलिए हैं क्योंकि इस छोटी सी उम्र में गांधी को समझने की लगन लगी है। पिछले साल स्कूल में गांधी पर बड़ा अच्छा से भाषण दिया था, वो बहुत वायरल हुआ, देश भर में पहुंचा। और साथ ही पहुंचे आयुष के कई सवाल भी जो इस दौर में हर सोचने समझने वाले को कचोटते हैं। बिल्कुल। आजकल आयुष भगत सिंह को भी पढ़ रहे हैं, मेरी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी। तो इस चर्चा में इसलिए भी शामिल हैं क्योंकि वर्तमान पीढ़ी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो आयुष, आपसे ये पूछूंगा कि गांधी और भगत सिंह आप जैसे किशोरों के लिए क्या है। दूसरे मेहमान कमलजीत हैं। जी नमस्ते। पंजाब के मोहाली से हमारे साथ जुड़े हैं। जन आंदोलनों का हिस्सा रहे हैं, रोबोटिक्स इंजीनियर हैं, दर्शन शास्त्र में एमए हैं और सीपीआई एमएल लिबरेशन की केंद्रीय कमेटी के हिस्सा हैं। भगत सिंह को दशकों से पढ़ते रहे हैं, उनके बारे में बोलते रहे हैं, आज हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है कमलजीत जी। जी नमस्ते। तीसरे मेहमान अशोक कुमार पांडे हैं। बहुत लंबे चौड़े परिचय की आवश्यकता मुझे लगती नहीं, हमारे साथ कई बार पहले भी चर्चाओं में जुड़े हैं। आज अशोक जी बहुत व्यस्त हैं, आज ही क्या लगातार कई दिनों से हैं। आपकी नई किताब आ गई है, उसने गांधी को क्यों मारा। इसमें अशोक जी ने नाथुराम गोडसे के बयानों को आधार बनाया है और उसकी हर दलील का जवाब इतिहास के पन्नों से बहुत मेहनत करके खोज कर निकाला है। मैं खुद भी उसका गवाह रहा हूं इस किताब के बनने का। तो कश्मीर नामा, कश्मीर और कश्मीरी पंडित जैसी 1 दर्जन किताबों के आप लेखक हैं। वामपंथ पर बहुत गहरा अध्ययन है, गांधी पर देश भर में बोलते हैं, उन पर लिखते हैं और आज अपना कीमती वक्त निकालकर शामिल हुए हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और चर्चा की शुरुआत करता हूं। आयुष सबसे छोटे हैं, छोटा सा सवाल उनसे पूछता हूं, मुझे उम्मीद है अपना जवाब भी देंगे और आज हमारे दोनों मेहमानों से काफी कुछ सीखेंगे भी। तो आयुष, गांधी और भगत सिंह को लेकर आपकी समझ क्या बनी है। 17 साल के बच्चे एक्शन हीरोज को ज्यादा पसंद करते हैं और देखने में लगता है कि भगत एक्शन हीरो हैं, जबकि गांधी नहीं लगते उतने, है ना। तो आपका ये जो आकर्षण है गांधी को लेकर, वो कैसे बना। और भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद या सुभाष चंद्र बोस जो एक्शन हीरोज दिखते हैं इतिहास में, उनको लेकर इतना बड़ा अट्रैक्शन क्यों नहीं दिखा। नहीं, अट्रैक्शन है, उनका भी है, उनकी तरफ भी है, लेकिन अब यही है कि किसी भी विचारधारा को एक 17 साल का, एक 16 साल का बच्चा इस तरह से उसका आकलन करेगा कि एक 10-12 साल के बच्चे को वो विचारधारा कैसी समझ में आती है। तो किसी छोटे बच्चे के सामने, किसी 12-13 साल के बच्चे के सामने अगर हम भगत सिंह और गांधी की तस्वीर रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसको भगत सिंह ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन और गांधी उबाऊ लगेंगे। लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो शायद हमें गांधी पढ़ने में कुछ आसान मालूम हो। तो अट्रैक्शन मेरा उनकी तरफ भी, भगत सिंह की तरफ भी उतना ही है। या मैं एक पैरेलल नहीं बनाना चाहता कि भगत सिंह भी उतने ही थे जितने कि गांधी मेरे लिए हैं, लेकिन फिर भी मैं दोनों को मिलाकर दोनों को ही पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी एक एक तरह का, जैसे रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि अच्छे लगते मार्क्स किंतु है अधिक प्रेम गांधी से। तो वही है कि कार्ल मार्क्स को भी पढ़ता हूँ और भी पढ़ना चाहता हूँ, भगत सिंह को भी पढ़ना चाहता हूँ, और लेकिन एक तरह का प्रेम या जुड़ाव कह लें तो वो गांधी से है, क्योंकि वो पढ़ने में आसान समझ में आते हैं एक 17 साल का बच्चा होने के नाते। तो इसलिए उनसे कुछ अधिक जुड़ाव बन जाता है। आयुष ने अच्छे बच्चे की तरह जवाब दिया है। कमलजीत जी,
आपसे अगला सवाल करूंगा, फिर अशोक भाई के पास जाऊंगा। ये जी। बताइए, मेरा परिचय जो हुआ आपसे, मुझे मेरे मित्र ने आपके बारे में बताया, और बताया यूं कि भगत सिंह के बारे में आपका बहुत अध्ययन है, और भगत सिंह को लेकर उसकी आपसे पहले भी, कई साल पहले भी बातचीत हुई है। जी जी। जाहिर है भगत सिंह के बारे में आप बहुत बात करते भी होंगे। आपको गांधी समझना और समझाना ज्यादा आसान लगा कि भगत समझना और समझाना ज्यादा आसान लगा? देखिए, हमारा अगर कहें कि जो आजादी का संघर्ष था उसके बारे में जितना भी हम लोगों ने जाना, हम सबसे पहले भगत सिंह से ही इंस्पायर हुए। भगत सिंह से इंस्पायर होना हमारे लिए बहुत ही नेचुरल बात थी, क्योंकि मैं पंजाब से आता हूँ, और पंजाब में एक तरह से भगत सिंह आज भी हम लोगों के लिए बहुत ही रेजोनेटिंग हीरो हैं। तो शुरू तो जाहिर है हम लोगों ने भगत सिंह से ही किया और भगत सिंह को ही पढ़ा। बल्कि पंजाब में तो इस तरह से डायकोटॉमी एक रही है हमारे मनों में हमेशा से कि शायद गांधी भगत सिंह को बचा सकते थे, उन्होंने नहीं बचाया। ये एक वजह है। पंजाब में भगत सिंह को लेकर के और जो गांधी को लेकर के अलग अलग किस्म के सेंटिमेंट हैं, तो उसी सेंटिमेंट के भीतर से ही मैंने भी इनको अप्रोच किया। तो इसलिए हम लोगों के लिए भगत सिंह एक बिल्कुल नेचुरल आइडल है। और जब हम आइडियोलॉजिकल उनके साथ और ज्यादा तालमेल बिठाते हैं और कोशिश करते हैं गांधी को भी समझने की, तो जाहिर बात है कि गांधी भी एक इंटरेस्टिंग फिगर है हम लोगों के लिए। उनकी जो विजन है उसको पढ़ना भी हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद है। लेकिन जनरली हम लोग आमतौर पे इसको इसी रूप में देखते रहे कि अगर ये दो एक पोल हैं आजादी के, तो इस पोल में हम अपने आप को भगत सिंह के ज्यादा नजदीक खड़ा पाते हैं। तो ऐसा हमेशा रहा। तो इस लिहाज से अगर कहें आसान की बात, तो जी हमें आसान तो भगत सिंह लगते हैं। ये सही बात है। ये सही बात है। अशोक भाई, बेसिक क्वेश्चन से शुरू करूंगा जो बहुत मूर्खतापूर्ण भी लगेगा। भगत या गांधी से, भगत या गांधी? भगत, गांधी या सावरकर? ठीक है। मैं इस डाइकोटॉमी में भरोसा नहीं रखता हूं, और मैं आपको बताऊं कि बहुत विनम्रता से कहूं कि भगत सिंह को मैंने 2 साल पहले तक भगत सिंह को गांधी से ज्यादा पढ़ा था। मैं दावे तो नहीं करता हूं, लेकिन भगत सिंह का लिखा शायद सब कुछ पढ़ लिया था, और भगत सिंह पर भी लिखा कुछ नहीं बचा है। आप 2007 में जब भगत सिंह का 100वां जन्मदिन मनाया जा रहा था, सेंटिनरी था, तो हाँ, तो इप्टा ने मुझे जिम्मेदारी दी थी, और मध्य प्रदेश के कोई 25 शहरों में जाकर मैंने भगत सिंह पे भाषण दिया था। कॉलेज टाइम से भगत सिंह आइडल रहे हम लोगों के लिए, और पंजाब का न होने के बावजूद भगत सिंह से जिस तरह का एक रिश्ता बनना चाहिए था युवा का, उस तरह से बना। गांधी बाद में आए। मैंने गांधी की बहुत तीखी आलोचना की है। जब हिंद स्वराज के 100 साल पूरे हुए थे, 100 या 150 साल, मुझे याद नहीं आ रहा, तो एक पत्रिका में मैंने हिंद स्वराज की पूरी धज्जियां उड़ा के रख दी थी। उसको पुनरुत्थानवाद का घोषणा पत्र कहा था मैंने। वो लेख अभी भी सामने दिखता है और मैं पढ़ता हूँ। और हिंद स्वराज को लेके मेरे व्यूज बदले हैं, लेकिन उतने नहीं बदले हैं। अभी भी मैं हिंद स्वराज को सेलिब्रेट नहीं करता हूँ। इसके बावजूद मुझे लगता है कि भगत सिंह और गांधी दोनों को जिस तरह से देखा गया है, जैसे जो बात की भाई ने कि भगत सिंह को गांधी बचा सकते थे, भगत सिंह का कोई भी अध्येता, गांधी का कोई भी अध्येता थोड़ी सी मेहनत करेगा तो समझ जाएगा कि इसमें इमोशनल मामला ज्यादा है, लॉजिकल मामला कम है। एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं वो गांधी के ऊपर 2 चीजें डालते हैं। पहली बात तो ये कि गांधी इतने पावरफुल थे कि वो अंग्रेजों से जो चाहते वो करा लेते। दूसरी बात ये कि गांधी इतने बड़े दिल के थे कि एक ऐसे आदमी की फांसी रोकने की भी बात करते जो उनकी आइडियोलॉजी को नहीं मानता था, जिससे उसकी पॉलिटिकल बहसें थी, पत्र सारा कुछ था। दूसरी बात सही है, पहली बात गलत है। गांधी इतने पावरफुल कभी नहीं थे। मैंने इस किताब में काफी एग्जाम्पल देके लिखा है कि दांडी यात्रा के समय जो भयानक अत्याचार कांग्रेसियों पे हुआ था, गांधी उसकी पुलिस जांच भी नहीं करा पाए थे, गांधी वो डिमांड भी नहीं रख पाए थे। तो ये अपने आप में गलत समझ है। इस गलत समझ को लेफ्ट से लेके राइट तक दोनों ने एस्टेब्लिश है, और दोनों के अपने अपने मकसद रहे हैं। इसी तरह गांधी के ऊपर जो दुनिया भर के आरोप हैं, जैसे जब मैंने पढ़ना शुरू किया मुझे मालूम चला कि गांधी पहली बार हड़ताल पर बैठे थे तब जब श्रमिकों ने उनसे कहा कि हमारे लिए हमें जो तनख्वाह मिल रही है वो हम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, और सेठ इंकार कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान में जो उनका पहला अनशन वो मजदूरों के समर्थन में हुआ। उनके ऐसे इतनी सारी चीजें मिली। 92 खंड है गांधी की अपने लिखे कि जो जिसको हम लोग कहते हैं CWMS, CWMG,
कलेक्टेड वर्क ऑफ महात्मा गांधी, 92 खंड है, हर खंड के 400-500 पन्ने हैं, आप सोच लीजिए। तो जब आप उसको खंगालना शुरू करेंगे, जब मैंने उसको खंगालना शुरू किया, चिट्ठियां पढ़नी शुरू की, और ऐसे ही भगत सिंह के जब पूरे विकास को देखते हैं, आयुष ने एक बड़ी प्यारी चीज कही कि 2 तस्वीरें रखी जाए तो भगत के प्रति आकर्षित होगा। तस्वीर भगत की निश्चित रूप से बहुत आकर्षक है। क्यों? क्योंकि भगत सिंह की पूरी आइडियोलॉजी को किनारे करके लगातार पिछले 70 सालों से उनकी तस्वीर को सिर्फ स्थापित किया। ये जो तस्वीर की पूजा करते हैं भगत सिंह की, अपने घर में लगाते हैं, ये भगत सिंह के 4 लेख नहीं पढ़ते हैं। इनसे कभी कहो कि भैया भगत सिंह मार्क्स को भी पढ़ते थे, एंगल्स को भी पढ़ रहे थे, दुनिया भर का साहित्य पढ़ रहे थे, अराजकतावाद का अध्ययन कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, तो इनको भरोसा ही नहीं होगा। कभी इनसे कहो कि भगत सिंह ने लेख लिखा था, बाकायदा पत्र का जवाब दिया था, जब आलोचना हुई इनके इंकलाब के नारे की तो उन्होंने जवाब दिया था इंकलाब जिंदाबाद का अर्थ, उनको पता ही नहीं होगा कि ऐसा कोई लेख लिखा है। कभी इनसे कहो कि ड्रीमलैंड की जो आलोचना की है भगत सिंह ने, एक बार पढ़ के देख लो, फिर समझ में आएगा आलोचना क्या चीज होती है, इनके समझ में नहीं आएगा। और भगत सिंह का वो जो पत्र है जो आखिर में आता है, छात्रों और नौजवानों के नाम और किसानों के नाम, जो उनका पत्र है, आप उसको देखिए, उसमें जो उनका पूरा डिस्कशन है वो इस तरफ जाता है, जिसको एक लाइन में हम लोग अक्सर कह देते हैं कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। वो लगातार इस बात को कहते हैं कि बंदूक और बम कभी कभी तो आपके इस क्रांति में आपके सहायक हो सकते हैं, लेकिन इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। इसलिए वो मजदूरों के बीच में जाने की बात करते हैं, किसानों के बीच में जाने की बात करते हैं, और ये सारा कुछ होता है। मेरा अपना मानना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भगत सिंह और गांधी की विचारधारा एक थी, ये इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता है। मेरा ये मानना है कि दोनों अपने अपने तरीके से एक नए तरह के भारत के निर्माण का सपना देख रहे थे। इसीलिए भगत सिंह कहते हैं कि गोरे अंग्रेज चले जाएं, काले अंग्रेज आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गांधी कहते हैं कि अंग्रेज चले जाएं और अंग्रेजी शासन बचा रह जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगत सिंह इंकलाब की बात करते हैं, शोषण मुक्त समाज की बात करते हैं। गांधी बात करते हैं सबको साथ लेकर चलने की। गांधी जो है ना उस रूप में सोशलिस्ट है, ना उस रूप में कम्युनिस्ट है। गांधी और यूटोपियन भी आप कह सकते हैं, गांधी को एक हद तक यूटोपियन भी आप कह सकते हैं। गांधी इन सारी चीजों के साथ एक स्वराज बनाने की बात करते हैं, एक देशी तरह का मॉडर्निज्म विकसित करने की कोशिश करते हैं, जो यूरोप में डेवलप हुए मॉडर्निज्म से बिल्कुल अलग है। तो ये डाइकोटॉमी उतनी नहीं है जितना 2 अलग अलग विचारधाराएं हैं जो पैरेलल चल रही हैं। आयुष, एक छोटा सा जवाब तुमसे चाहूंगा, बताओ मुझे जरा कि आज की पीढ़ी के तुम प्रतिनिधि हो, गांधी से क्या सीखते हो, भगत से क्या सीखते हो? और 17 साल के बच्चे नहीं होते हैं। 23 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए थे। 17 साल की उम्र में मैं 2 बार जेल जा चुका था। 17 साल के बिल्कुल बच्चे नहीं होते, एकदम बच्चे नहीं होते। एक युवा हो, हम लोग बात कर रहे हैं, बराबरी में बात करो, एकदम बच्चे होके बात करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जी। तो वही है कि भगत सिंह से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और महात्मा गांधी से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहली चीज तो होती है पढ़ना, जो शायद आज उसका लोप हमें दिखाई देता है। भगत सिंह की भी कितनी ही किताबें हैं उनके बारे में लिखी हुई, प्रोफेसर चमन लाल ने, डॉक्टर जगमोहन सिंह ने मिलकर कितनी ही किताबें संपादित की हैं, लेकिन विरले ही लोग शायद उसे पढ़ते हों, विरले ही बच्चे उसे पढ़ते होंगे। तो भगत सिंह ने कहा ही जैसे कि अपने अंतिम दिनों में कि मैं अब क्रांति का पर्याय बन चुका हूं। तो वो जो एक अलग तरह का क्रांतिकारी विचार है वो हम सीख सकते हैं, और गांधी से सीख सकते हैं कि उसी विचार को एक अहिंसक रूप में पटल पे ले आना, कि बिना बंदूक उठाए भी हम उतनी ही कारगर क्रांति कर सकते हैं जितना कि बंदूक उठा के। तो किसी भी विश्व की कितनी भी बड़ी सेना हो, उसको आप हथियार से नहीं हरा सकते। उसके लिए आपको अहिंसा जैसा एक अलग तरह का, एक अनुपम तरह का हथियार ले आना पड़ेगा, और यहाँ गांधी कुछ अलग दिखते हैं। तो भगत सिंह और महात्मा गांधी दोनों से ही सीखने की बहुत चीजें हैं, बाबा साहब अम्बेडकर से सीखने की बहुत सी चीजें हैं। तो ये एक नोशन बन चुका है कि हम मतभेदों को बहुत जल्दी ढूंढते हैं, और जो उनमें सिमिलैरिटीज कई चीजों को लेकर रही हैं उनको हम भुला देते हैं। अब जैसे कि एक प्रोफेसर सूर्य नारायण रडसुभे का मैंने लेख पढ़ा कि उन्होंने कहा है कि अंबेडकर ने अपना पहला सत्याग्रह जो किया था, महार सत्याग्रह, उसमें उसके मंच पर उन्होंने किसी अन्य नेता की नहीं, केवल महात्मा गांधी की तस्वीर लगाई थी। अब ये कितना सही है मुझे नहीं पता, लेकिन उस लेख में मैंने ये चीज पढ़ी, और ये भी पढ़ा कि अपने अंतिम दिनों में जब महात्मा गांधी की हत्या के बाद अंबेडकर ने दूसरी शादी की, तो उन्होंने कहा कि चूंकि मैं अंतरजातीय विवाह कर रहा हूं, तो मुझे विश्वास था कि अगर महात्मा गांधी जिंदा होते तो मेरी इस शादी में जरूर आते।
तो यही है कि मतभेद रहे लेकिन मनभेद कभी नहीं रहा, और आज उन मनभेदों को ज्यादा खोजने की कोशिश हो रही है बजाय कि हम उनके बीच जो सिमिलैरिटीज रही, जो एक सिमिलर गोल रहा, उसको हम भुला दे रहे हैं। तो वही चीजें हैं कि हम काफी कुछ सीख सकते हैं, क्रांति की बातें सीख सकते हैं, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक चेतना की बातें सीख सकते हैं, क्योंकि हिमालय पे चढ़ के हमें आजादी तो चिल्लाने से शायद हमें आजादी नहीं मिलती। उसके लिए हमें मामूली चीजें, लोगों से जुड़ी चीजें, जैसे गांधी ने नमक को पकड़ा, गांधी ने नील और रुई को पकड़ के अपने आंदोलन खड़े किए, तो वैसे ही मामूली चीजों से हम कोई सामाजिक चेतना पैदा कर सकते हैं। और यही हमें सीख मिलती है कि किसी एक आदर्शवादी चीज के प्रति अट्रैक्ट ना होके, एक जो मामूली चीजें हैं, जो लोगों से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनको लेकर अगर हम अपने आंदोलन बनाएं तो हमारे हमसे लोग भी जुड़ेंगे और एक सामाजिक चेतना, एक युवा चेतना पैदा होगी, जिसका आज लोप कहीं ना कहीं दिखता है। अशोक भाई, आपके पास मैं ये सवाल लेकर आऊंगा कि गांधी और भगत में असमानताएं और समानताओं की बात होती है, तो वो मुख्य समानताएं और मुख्य असमानताएं क्या हैं? हालांकि मुझे पता है इस पर आप एक किताब भी लिख सकते हैं। कमलजीत, मैं नहीं लिखूंगा। अच्छा, लेकिन मैं उससे पहले कमलजीत जी से एक छोटा सा जवाब ले लूं, तब तक आप थोड़ा सोच। अच्छा, मेरा आग्रह और मेरा लोभ लालच यही है कि लोग किताब पढ़ते नहीं है। इस वीडियो के जरिए ही कम से कम आपके मुंह से ही सुन लें कि भाई ये समानताएं, ये असमानताएं हैं। पिछले दिनों मैंने फेसबुक पर लिखा कि भगत सिंह में क्या लिखा था अशोक भाई, मैं भूल भी गया हूँ। भगत सिंह में ढेर सारे गांधी हैं और गांधी में बहुत सारे भगत सिंह हैं। तो उस पर कई लोग हत्थे से उखड़ गए। अब अपनी अपनी वजह है उखड़ने की। तो लेकिन आपने मुझे कहा था कि ये बहुत प्यारी बात है, तो मैं उसे आपसे डिकोड कराऊंगा। कमलजीत भाई, आप तो जन आंदोलनों से जुड़े रहते हैं, है ना? तो आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी आयुष ने जो बात कही कि हम डिफरेंसेस ढूंढते हैं, सिमिलरिटी ढूंढने का प्रयास कम करते हैं। मैं इसको मुर्गा लड़ाना कहता हूँ। मुर्गा लड़ाना क्या, मैं मुर्गा लड़ाने में बहुत मजा आता है सबको। कमलजीत जी, जन आंदोलन करने के लिए तो आज बहुत सारे मुद्दे हैं, है ना? जी। और हमारे सामने आइकन भगत भी हैं और एक आइकन गांधी भी है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक जन आंदोलनकारी होने के नाते आप दोनों में वो कौन सी सिमिलरिटीज पाते हैं और आपका प्रयास क्या रहता है? क्योंकि आप पंजाब से हैं तो ये भी चाहते होंगे कि जो लोग भगत से प्रेरित होकर आए वो भी आए, और जो गांधी से प्रेरणा पाते हैं उनका भी स्वागत है। तो आप इन दो ध्रुवों को जोड़ते कैसे हैं? वो जॉइंट कैसे करते हैं आप इसे? ये बहुत देखिए, इसमें जो जुड़ने की बात है, सबसे पहले तो सेल्फ सेक्रीफाइस। भगत सिंह ने भी सेल्फ सेक्रीफाइस जो है उसको चरम तक लेके जाना, कि खुद का सेक्रीफाइस। और गांधी का जो अपने आप को पीड़ा देने की बात, कि दूसरे को पीड़ा नहीं देंगे, अपने आप को देंगे, उसको एज अ पॉलिटिकल टूल में कन्वर्ट कर देना। मुझे लगता है कि इसको बहुत सारे लोग पोल्स अपार्ट समझते हैं, लेकिन ये इसमें डिफरेंस उस तरह से मैं नहीं देख रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि सेल्फ सेक्रीफाइस जो है, अपने किसी आइडियल के लिए, जिस सवाल पे आप खड़े हैं उस सवाल के लिए जीवन तक दे देना, यातनाएं सह लेनी, ये दोनों में बहुत ही मेजर सिमिलैरिटी है। और ये इंडियन साइकी का एक इम्पोर्टेंट नुक्ता मुझे लगता है। यहाँ ये देखा जाता है कि आप क्या करके आए हैं, आप में क्या योग्यताएं हैं, आप कितना पढ़े लिखे हैं, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप अपने आइडियल के लिए किस हद तक जा सकते हैं। हमने जिनको आज तक हीरो माना, उनमें से ज्यादातर अगर हम अपने धार्मिक गुरुओं से ले लें तो उनके मिशन सफल नहीं हुए। हम अपने गुरु गोविंद सिंह की बात करें, उन्होंने कहा सब बराबर होना चाहिए, लेकिन सब बराबर तो नहीं हुए हैं। गुरु नानक देव की बात करें, उन्होंने कहा सब बराबर तो नहीं हुए हैं। बंदा सिंह बहादुर ने एक मिशन लिया, नहीं सिरे नहीं चढ़ा वो। बड़ी शानदार बात कही आपने। तो कोई भी नहीं सफल हुआ। भगत सिंह ने कहा कि जब तक जुल्म से जुल्म, ये आदमी से आदमी की लूट खत्म नहीं होती तब तक जंग जारी। अभी तो नहीं खत्म हुई है। तो हमारे कोई भी हीरो जीते नहीं। हमारे सारे ही हीरो जो हैं वो अभी उनकी लड़ाई अधूरी है, वो हारे हैं। लेकिन हम जानते हैं कुर्बानी को, हमारी जनता याद करती है कि वो अपने आइडियल के लिए किस हद तक गए। ये है, मुझे लगता है कि बेंचमार्क एक इन लोगों के, जिस वजह से ये दोनों ही भारत की जनता के दिलों में राज करते हैं। जो दूसरी बात मुझे इंपॉर्टेंट लगती है वो है इंडिया के, जैसे पांडे जी ने कहा, नेशन बिल्डिंग का प्रोजेक्ट, या कह लीजिए इंडियन मॉडर्निटी, उसका जो पूरा प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट के अंदर भी दोनों की अपनी विशेष पोजीशंस हैं। जो भी कहें,
वही दौर था जिसमें हमारे बिल्कुल बगल में चीन, वो भी उसी तरह की संघर्ष में से गुजर रहा था जिस तरह किस्म के संघर्ष में से हम लोग गुजर रहे थे। इंपीरियलिज्म उनके वहां था, हमारे यहाँ भी था। फ्यूडलिज्म उनके वहां भी था, हमारे यहाँ भी था। अब वहां माओ लीड करते हैं, वो एक समाजवादी पोजीशन में है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपर हैंड पोजीशन में है। और डॉक्टर sun yat-sen, जिनको वो अपनी एग्जाम्पल्स के अंदर दिखाते हैं कि sun yat-sen ने डेमोक्रेसी के बारे में ये कहा था, वो ये चाहते थे, तो वैसा कहीं ना कहीं रोल जो है sun yat-sen के करस्पॉन्डिंग रोल इंडिया में अगर देखें तो गांधी का है। लेकिन फर्क ये था कि यहाँ पे भगत सिंह माओ नहीं थे। भगत सिंह बहुत छोटी उम्र में फांसी लग गए, शहीद हुए। और गांधी का, या कह लीजिए जैसे वहां डॉक्टर sun yat-sen के करस्पॉन्डिंग जो यहाँ का प्रोजेक्ट था, वही प्रोजेक्ट एक्चुअली आगे बढ़ा। तो इन दोनों में सिमिलरिटी ढूंढते हुए भी अगर उन दोनों प्रोजेक्ट्स के अंजाम की तरफ हम देखते हैं तो दोनों दो देशों को अलग अलग दिशा में ले गए। डॉक्टर sun yat-sen का प्रोजेक्ट चीन को कहीं नहीं ले गया, लेकिन वहां टेक ओवर किया गया उनकी जगह किसी दूसरे प्रोजेक्ट ने, सोशलिज्म के प्रोजेक्ट ने। लेकिन यहाँ सोशलिज्म का प्रोजेक्ट प्रपोजल के तौर पे भगत सिंह वगैरह लेकर के आए, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ जो आगे बढ़ा वो वही मॉडर्निज्म का, लिबरलिज्म का प्रोजेक्ट था, जिसके हम आज नतीजे हमारे सामने है। मतलब हमारे पास हाइंडसाइट वाली जो सुविधा होती है, पीछे मुड़ करके देखने वाली जो सुविधा, वो सुविधा हमारे पास है, दोनों को मुतालिया करने की सुविधा है। भगत सिंह के पास ये फेवरिंग पोजीशन है कि भगत सिंह ने जो चाहा था वो आगे बढ़ा नहीं, वो सिरे तक, अंजाम तक कहीं पहुंचा नहीं, वो शहीद हो गए अपने मुद्दे के लिए। लेकिन गांधी ने जो कहा वो आगे अंजाम में पहुंचा, और वो हमारे सामने आज उसकी स्थिति जो है वो हमारे सामने है। वो आगे कहाँ तक गया वो हमारे पास है। तो इन दोनों का जो मूल्यांकन है, वो मुझे लगता है हमारे पास दोनों के मूल्यांकन में गांधी के फेवरिंग में ये पोजीशन है कि उनका जो भगत सिंह के फेवरिंग जो पोजीशन है कि उनका हम मूल्यांकन क्या करें। उन्होंने अपनी एक बात कही और उस बात के लिए शहीद हो गए, उसके आगे नहीं वो बात बढ़ा पाई, उसके आगे वो आंदोलन उस रूप में बढ़ नहीं पाया। लेकिन गांधी ने जो कहा वो हमारे सामने है। बेसिकली बात ये है कि दोनों क्रांतिकारी थे, और ये भी सच है कि जो तत्कालीन सत्ता थी उसको हटाना चाहते थे, तो ये रूप तो दोनों का दिखता है। लेकिन उसके बाद क्या होता वो गांधी के अनुयायी तो दिखाई देते हैं करते हुए, हम उसकी आलोचना कर सकते हैं, प्रशंसा भी कर सकते हैं, लेकिन भगत सिंह को ऐसा कोई उत्तराधिकारी नहीं मिलता, और ना भगत सिंह के विजन पर कोई ऐसी सरकार या उनके अनुयायी चलते हैं। ठीक बात है। उसमें मैं सिर्फ एक चीज जोड़ना चाह रहा हूँ कि भगत सिंह ने जो, जैसे उन्होंने क्रांति का एक, उसको पंजाबी में हम खरड़ा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, मतलब मैन्युस्क्रिप्ट, हाँ, मसौदा क्रांति का मसौदा, इनकलाब का मसौदा, ये एक डॉक्यूमेंट है उनका। तो उसमें बहुत ही वो इतना विजनरी मुझे लगता है आज भी कि उसमें से अंग्रेज हटा करके हिंदुस्तान के पूंजीपति डाल दिया जाए तो वो बहुत हद तक रेलेवेंट हो जाता है एकदम। मतलब वो आज भी आपको वो एक फ्रेश डॉक्यूमेंट जैसा कुछ लगता है। जी, तो ये जो विजनरी एलिमेंट है भगत सिंह के अंदर, ये भी मुझे लगता है, इसको हम, उनका डिफरेंस है आपस में, उनका और गांधी का अलग अलग विजन्स है, लेकिन विजनरीनेस उसमें अगर देखा जाए तो वो सिमिलरिटी भी है। गांधी के पास भी एक पूरी फुल फ्लेज्ड विजन है कि आजादी के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, क्या होगा, ग्राम स्वराज होगा, ग्राम कैसे आर्थिकता को चलाएंगे। तो भगत सिंह के पास भी एक पूरी फुल फ्लेज्ड विजन है। बल्कि मुझे लगता है दोनों का इनिशियल पॉइंट वो है जो दोनों को दो अलग अलग खेमों के अंदर खड़ा करता है। एक जो है वो किसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के अंदर विश्वास करते हैं गांधी, कि कोई सामाजिक समझौता जैसा कुछ है जिसमें सबको साथ लेकर के चला जा सकता है और सबकी खुशहाली की बात हो सकती है। जी, दूसरी तरफ भगत सिंह जो है वो क्लास स्ट्रगल के अंदर से जो है वो भविष्य देखते हैं। तो यहाँ मुझे लगता है वो दोनों दो अपार्ट खेमों में खड़े आते हैं। वरना उनके स्पिरिट की बात ले लें, कुर्बानी के जज्बे की बात ले लें, और एबिलिटी टू मूव मासेस, जनता को हिला देने की खासियत, वो गांधी भी रखते हैं और भगत सिंह भी रखते हैं। तो ये सिमिलैरिटीज भी हैं, इसी तरह के कुछ डिफरेंसेस भी हैं। मुझे लगता है ये करना चाहिए। हाँ, अशोक भाई, कमलजीत जी ने बहुत बढ़िया से जो कहा, और इनफैक्ट इसमें से काफी कुछ ऐसा है जो हमारी और आपकी पहले भी बात हुई है कल परसों में, करीब करीब हुई थी। आप भी यही कह रहे थे कि वर्ग संघर्ष को लेकर जहां भगत सिंह कमिटेड हैं, वहीं गांधी समायोजित करने में ज्यादा आग्रही दिखाई, समन्वय की बात करते हैं। बिल्कुल। तो क्या आप इसमें अगर कुछ जोड़ना चाहें तो वो जोड़ लीजिए, वरना मेरा पुराना प्रश्न आपके पाले में है कि मैं चाहता हूं कि ये बच्चों की तरह समझाएं एकदम कि बेटा देखो, ये एक जैसी चीज थी, ये अलग अलग थी। मैं उन बच्चों के लिए पूछ रहा हूं जिन्होंने मुझे हैरान परेशान किया हुआ है।
मुझे कुछ चीजें कहनी है। जैसे भगत सिंह के मरने के बाद भगत सिंह का आंदोलन खत्म हो गया या भगत सिंह के लोग नहीं रहे, ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है और ये कुछ क्वेश्चन भी खड़ा करती है। क्यों नहीं रहे ये भी देखना पड़ेगा। जो पूरा क्रांतिकारी आंदोलन था, भगत सिंह की डेथ के समय जेम्स क्लेरर जो ब्रिटिश खुफिया विभाग का था, उसने कहा था कि गांधी से अधिक खतरनाक हमारे लिए भगत सिंह है। तो उस समय पॉपुलैरिटी का अचानक उस लेवल पे चले जाना और अचानक फिर उसके बाद धीरे 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 पूरे क्रांतिकारी आंदोलन का बिखर जाना। अगर आप उनको कम्युनिस्ट मान लेते हैं तो फिर कम्युनिस्ट पार्टियों को हमें ये मानना चाहिए कि वो भगत सिंह के रास्ते पर चलने वाली पार्टियां थी। तो ये कहना कि वो वहां पे हाल्ट हो गया, मैं नहीं मानूंगा। अगर 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 गांधी को कांग्रेस के किए से जज करना है तो भगत सिंह को रिवोल्यूशनरी जो अपने आप को पार्टियां कहती थी उनके किए से जज किया जाएगा। और जब उस रूप में जज किया जाएगा तो बहुत सारी और चीजें निकल कर आएंगी। थोड़ा सा बुरा लग सकता है लेकिन मैं कह सकता हूं कि गांधी का जिन्होंने झंडा उठाया या गांधी जिस पार्टी में थे या गांधी का फोटो जिन्होंने लगाया वो गांधी की राह पे नहीं चले। जिन्होंने भगत सिंह की फोटो लगाई वो पता नहीं भगत सिंह की राह पे कितना चले कितना नहीं चले। मेरा जो लंबा अनुभव है पढ़ने का, लिखने का और सामाजिक आंदोलनों का, मैं कहूंगा कि उस राह पर नहीं चले। मैं बहुत साफ कहूंगा उस राह पर नहीं चले। तो दोनों के नहीं चले। हाँ, और एक बात बहुत अच्छी कही जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि सब असफल हुए। मार्क्स अपने तरीके से असफल हुए, गांधी अपने तरीके से असफल हुए, अंबेडकर अपने तरीके से असफल हुए, सुभाष अपने तरीके से असफल हुए। जब इस विजनरी होने की आप बात कर रहे हैं तो एक और विजनरी को आप नहीं भूल सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कोई तलवार चलाने वाले फाइटर नहीं थे, ही वाज द फिलोसोफर। जब आप सुभाष बोस के को पढ़ना शुरू करते हैं तो उन्होंने जो पूरा इंडिपेंडेंस की एक एनालिसिस की, एक किताब उनकी है इंडिया के आजादी की लड़ाई के संघर्ष पर, अंग्रेजी में वो किताब है। उसकी एनालिसिस आप देख लीजिए, चाहे फ्यूचर किस तरह का हिंदुस्तान होगा, सोशलिज्म को वो जिस तरह से डिफाइन करते हैं, आप देखते हैं कि उन सबकी वजह से भगत सिंह कहते हैं कि एक जमाने में कहते हैं कि सुभाष से बेहतर हमारे लिए जवाहरलाल नेहरू है, बिकॉज जवाहरलाल नेहरू ज्यादा उधर इंक्लाइंड थे। उन्होंने साम्यवाद जो नाम है, साम्यवाद नाम सुभाष बोस ने दिया है और वो बुद्धिज्म से लेके आए थे। और उनका जो साम्यवाद था वो ईश्वर की नकार नहीं करता था, एंटी कैपिटलिस्ट था लेकिन ईश्वर की नकार नहीं करता। दरअसल आजादी की लड़ाई में इतना कुछ हुआ है, इतने तरह के विजन्स हमारे सामने आए हैं कि उसको एनालाइज करना, इन सब लोगों की वही खूबी थी जो कि उन्होंने कहा और बिल्कुल वो सही कहा। ये सब लोग विजनरी थे, नंबर 1। दूसरा, आत्म बलिदान से कभी पीछे नहीं हटे, चाहे जान चली गई लेकिन जिस चीज को सही समझते थे उस चीज के लिए खड़े हुए, लड़े और मरे। चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे गांधी हो, चाहे वो सुभाष हो। अंबेडकर मरे नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि कम महान हो गए, उनकी हत्या नहीं हुई। अंबेडकर ने भी बहुत कुछ झेला, अंबेडकर लगातार लड़ते रहे। अंबेडकर और गांधी का जो मामला है, आयुष ने जो कहा वो उतना सीधा और सच्चा नहीं है। ये भी मैं बता दूं कि गांधी के मरने के बाद उन्होंने एक पत्र लिखा था अपनी पत्नी को, जो उनकी पत्नी होने वाली थी, सविता अंबेडकर, और उसमें ये लगभग ये लिखा था कि गांधी का मरना अच्छा ही हुआ, गांधी को मर जाना चाहिए था, वो विकास की राह में रोड़ा थे। तो और जिस आंदोलन की बात कर रहे हैं, महाड़ सत्याग्रह की, उसमें फोटो था कि नहीं था ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन गांधी ने उसका खुला समर्थन किया था। गांधी ने बाकायदा लिखा था कि सनातनियों ने वहां जो कुछ किया है वो गलत है और मैं पूरी तरह से डॉक्टर अंबेडकर और उनके आंदोलन के साथ हूँ। तो दोनों के बीच में अपने तरह की प्रॉब्लम्स थी। उन प्रॉब्लम्स की बहुत पॉलिटिकल वजह है, कुछ पर्सनल वजह है, कुछ सोशल वजह है। तो ऐसा नहीं था कि मतभेद नहीं थे, मतभेद थे और बहुत तीखे मतभेद थे। कई लोगों में आपस में बहुत सारे, भगत सिंह और गांधी को लेके भी ये नहीं कहा जा सकता कि मतभेद नहीं था, बहुत तीखा मतभेद। आज तो हम सिमिलैरिटीज ढूंढ रहे हैं दरअसल। हाँ, एक लाइन में जो सिमिलैरिटीज बताई मेरे ठीक पहले के वक्ता ने, वो उनसे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि एक तो आत्म बलिदान का जज्बा, दूसरा विजनरी होना, और तीसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि मास को मोबिलाइज करने की ताकत होना। हालांकि भगत सिंह के बारे में ये बात कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि भगत सिंह की जो क्रांतिकारी पार्टी थी उसकी सदस्यता कभी 50-60 लोगों से ज्यादा की नहीं हुई, सक्रिय सदस्यता। तो मास को मोबिलाइज वो कर नहीं पाए, मास को मोबिलाइज करना चाहते थे। इसीलिए वो अपील करते हैं कि सिर्फ बंदूक उठाने से काम नहीं चलेगा, जनता में जाओ, किसानों को एकत्र करो, मजदूरों को एकत्र करो। और डिफरेंस तो वो था ही, क्लास, भगत सिंह जो है वो क्लास स्ट्रगल की बात करते थे। भगत सिंह पूंजीपतियों को मतलब पूंजीपतियों को इस तरह से सरवाइव करते हुए नहीं देखना चाहते थे, वो चाहते थे कि धन धरती का बंटवारा हो। गांधी जो है समन्वय की बात करते थे। और यही मैं कह रहा हूं कि चूंकि सभी फेल हुए, इसलिए आयुष की तरफ मैं लौटूंगा कि आज मेरे लिए सही तरीका यही है कि आगे का एक नया रास्ता तलाशा जाए, और उस रास्ते को तलाशने में गांधी, पेरियार, फुले, अंबेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू,
और उस जमाने में जो हमारी कम्युनिस्ट, मतलब मैं तो रणदीवे का भी नाम क्यों ना लूं, रणदीवे भी उस जमाने में बहुत कुछ लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, कर रहे थे। इन सारे लोगों को, जैसे मेरा जो, जब तीनों को मिलाकर मैं कहता हूं तो गांधी, मार्क्स, अम्बेडकर, मुझे लगता है कि इनसे मिलके कहीं एक रास्ता निकलेगा। क्योंकि जिन्होंने भी जो भी थ्योरीज दी वो अपने समय के एनालिसिस के हिसाब से थ्योरीज दी। हमारा समय इतना ज्यादा बदल चुका है कि बेसिक्स तो हम वहां से जरूर लेंगे, लेकिन हमें कुछ नया डिराइव करना पड़े। आखिर मार्क्स के पहले तो मार्क्सवाद नहीं था, मार्क्स ने किसी को फॉलो तो नहीं किया। गांधी के पहले कोई गांधीवाद जैसी चीज नहीं थी। उन्होंने क्रिश्चियनिज्म से अहिंसा का मामला लिया, कहीं से कुछ लिया, कहीं से कुछ लिया। अंबेडकर के पहले कोई अंबेडकरिज्म नहीं था। तो जैसे उन्होंने अपने विचार खुद विकसित किए थे, लंबी ऐतिहासिक परंपरा से अपने समय की स्थितियों को एनालाइज करते हुए, वैसे ही इन सबसे चीजें लेते हुए हमें कुछ नया सोचना होगा। ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि इतिहास का रथ जो है वो धरती में बहुत गहरे गड़ गया है, और फिलहाल हमारे हाथों में इतनी ताकत नहीं है, नहीं दिख रही कि हम उस रथ को धक्का देके बाहर निकाल सके। तो वो ताकत हमें संचित करनी पड़ेगी, उसमें ये सारे मदद करेंगे। आयुष, एक मैं इसमें जोड़ना ही चाह रहा हूँ, सिर्फ मुझे लगा आपका सवाल जारी रहेगा। जोड़ना मैं ये चाह रहा हूँ कि भगत सिंह में और गांधी में एक और मेजर बात जो हमारे को रेखांकित करनी चाहिए, पार्टिसिपेशन, जाकर के खुद करने की जो इच्छा। कहीं कुछ हो गया तो वहां पहुंच जाना है, खुद पहुंच जाना। मतलब भगत सिंह की जो एक एग्जाम्पलरी जो जी सांप्रदायिक दंगे हो, और बहुत छोटी उम्र के अंदर जो भगत सिंह की 12 साल की उम्र की एक घटना जिसको बहुत जिक्र आता है। सबसे बड़ा अंतर अगर आपको कहना हो तो ये अंतर है कि गांधी को 78 साल मिले, भगत को मात्र 23 साल मिले। और जिनके ऊपर बैन हो उन्हीं को छकाना, जिनके गोली चली तो दिन वहां पहुंचकर 12 साल के नौजवान का 35-40 मीटर पड़ता है। और जो है कवल जी, हाँ, इंटरनेट का थोड़ा इश्यू था, लेकिन आपकी बात हमने सुनी है जी। शायद मेरा सिग्नल में कुछ दिक्कत। हाँ, लेकिन आई बात समझ में आ गई, बात पहुंची। जी। तो मैं इसमें जोड़ रहा था, बस वो कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा और मैं विदा भी लूंगा, कि हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि सबसे बड़ा अंतर भगत सिंह और गांधी में ये था कि गांधी को 78 साल मिले थे जीवन के, जिसके 50-55 सक्रिय सालों में उनकी धीरे धीरे विचारधारा विकसित हुई, और गांधी के भी बहुत सारे विचार बदलते हैं। और गांधी एक बड़ी मजेदार बात कहते हैं कि अगर मेरे पहले के कहे और बाद के कहे में कॉन्ट्रडिक्शन हो तो बाद के कहे को मानो, और अगर बाद का कहा ना समझ पाए तो मैं जो कर रहा हूं उसको सही। हाँ, मतलब बता तो, और भगत सिंह को सिर्फ 23 साल मिले थे। अगर 50 साल भगत सिंह को और मिले होते, मान लीजिए भगत सिंह जो है 1947 में 70s तक जिंदा होते, यंग थे बिल्कुल, तो पता नहीं कहां किस रास्ते पे जाते वो, जिस तरह से विकसित हो रहा था। तो भगत सिंह का जो एक फ्लैश में आया और चले गए। नहीं, ये बिल्कुल अंतिम चरण है बातचीत का, सारे ही हम सभी विदा लेंगे। आयुष, कोई बात जोड़ना चाहते हो? आखिरी बार एक आखिरी चीज पूछना चाहता हूँ, बस 2 लाइन। बिल्कुल वही चीज की सिमिलैरिटीज थी कहीं ना कहीं। जैसे कि गांधी कुछ ना कुछ प्रयोग करते रहते थे, अपने ही विचारों को सुधारते रहते थे, चाहे कि जाति के प्रश्न पे हो। तो वैसे ही भगत सिंह को भी हम देखते हैं कि 1928 के पहले के कुछ लेख उन्होंने जहां लिखे हैं तो उसमें उन्होंने ईश्वरवादी होने का बात किया है कि अब ये क्रांति जो है वो ईश्वर के विश्वास पे हम आगे बढ़ाएंगे, ईश्वर पे विश्वास करते हुए हम आगे बढ़ाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं ईश्वरवादी दिखते हैं और बाद में वो बिल्कुल नास्तिक हो जाते हैं। ऐसे ही गांधी का प्रश्न है कि शुरू में वो वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं, फिर बाद में उसके अंदर जो एक अंतर्विरोध है, जो ऊंच नीच का एक भेद है, उसको खत्म करने की बात करते हैं, और अंत में आर्टिकल लिखते हैं जो छपता है कि कास्ट हैज टू गो, कि जाति को अब जाना होगा। तो ये ऐसे ही जो है कि एक एक्सपेरिमेंट या एक प्रयोग भगत सिंह ने भी किए और गांधी ने भी किए, जो कि एक सिमिलैरिटी हमें दिखती है। ऐसे ही सचिंद्र नाथ सान्याल जो HSRA के थे, वो भी जैसे कि बात की गई कि एंटी कैपिटलिस्ट वो भी थे, लेकिन ईश्वर में कहीं ना कहीं विश्वास उनका भी था। तो ये चीजें रही हैं कि हमेशा प्रयोग इन लोगों ने किए और वही सिमिलैरिटी शायद रही हो। जी, कमलजीत जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? वीडियो के लास्ट में जो भी बस इतना जोड़ूंगा कि एक रचना जिसके बारे में काफी बातचीत होती है। जी। मैं बोल रहा हूँ? हाँ, बोल रहे हैं। मेरी आवाज आ रही? हाँ। अच्छा, एक चीज जो बार बार जिसका एक रचना जिसका काफी जिक्र आता है, भगत सिंह की एक लेख है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। उसके बारे में बहुत डिटेल में बात नहीं करनी, लेकिन एक चीज जो हमारे लोग जो खासतौर पे, जैसे मैं पर्सनली अगर कहा जाए तो मैं भी नास्तिक हूँ, लेकिन जो भगत सिंह की खास बात है कि वो इस बात को जनता को जवाबदेही जो वो महसूस करते हैं कि अगर मैं नास्तिक हूं तो क्यों हूं। आज की डेट में मैं बहुत सारी, हमारे यहाँ रैशनलिस्ट मूवमेंट है,
वो सब लोग क्या, ऐसा लगता है कि जैसे नास्तिक होना एक गर्व की बात है, मतलब इसका जवाब देने की क्या जरूरत है, मैं हूं तो हूं। लेकिन भगत सिंह जिस हिसाब से जनता को तरफ सबमिट करते हैं अपने आप को, ये मुझे लगता है बहुत कमाल की सीखने की बात है। जवाब देना, दलील समेत जनता को कन्विंस करना कि मैं अगर हूं तो क्यों हूं, आप नहीं हो मैं हूं तो मैं क्यों हूं, तो उसकी मेरे को आपको कन्विंस करना है। ये जो उनकी जवाबदेही वाला जो इसको समझना होगा नितिन, कि हेलो, बहुत बड़े मेरी आवाज आ रही है? के बावजूद जो उन्होंने जीवन के बारे में कहा कि अब मेरा जीवन जो है इसको बचाने से उतना फायदा नहीं होगा, जाने से अंत होगा, अंत उसका अंत जो है वो अपने आप में ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्शन है। बिल्कुल। हाँ अशोक भाई, आखिरी बात आपसे सुन बस यही बात जो भाई ने कही कि ये एक और सिमिलरिटी है जिसको हम लोग भूल रहे थे। गांधी की जितनी आलोचनाएं होती हैं, चाहे वो ब्रह्मचर्य के प्रयोग हो, चाहे कोई भी जो सबसे भयानक आलोचनाएं होती हैं, वो सारी आलोचनाओं के लिए वो खुद जिम्मेदार है, क्योंकि वो सब कुछ उन्होंने खुद लिखा है। उन्होंने जुलू विद्रोह में क्या किया, उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या किया, शायद वो छुपा सकते थे, किसी को पता नहीं चलता। उस जमाने में इंटरनेट नहीं था, फोटो नहीं था, कभी 100 साल बाद रिसर्च होता तो पता चलता, लेकिन उन्होंने सब कुछ खुद बताया। और जवाब देने का जहां तक सवाल है, जब आप उनके 92 खंड कभी पलट लीजिए तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा पत्रों का है। एक छोटा सा किस्सा सुना के मैं बात खत्म कर दूं कि एक साहब ने, इनके प्राकृतिक चिकित्सा में गांधी की बड़ी रुचि थी, तो एक साहब ने प्राकृतिक चिकित्सा की एक किताब उनको भेजी। गांधी ने 2 महीने उस किताब को यहाँ वहां पढ़ा पलटा, लोगों से पूछा, और उसके बाद पत्र लिखा कि आपकी ये पूरी किताब में कुछ भी मौलिक नहीं है, आपने यहाँ वहां से उठा के चीजें लिख दी हैं, इसलिए मैं इस किताब को कतई रिकमेंड नहीं कर सकता। गांधी जानते थे कि मेरे रिकमेंडेशन का क्या मतलब है। तो ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखिए जब भी आप जनता में सक्रिय होते हैं, और मैं मुक्तिबोध का एक प्रिय शब्द उपयोग करूंगा, जब भी आप जनता की संवेदना से नाभिनालबद्ध होते हैं। नाभिनालबद्ध होना क्या होता है, मतलब वहां से आप अपने लिए शक्ति ग्रहण करते हैं। बच्चा जब नाभिनालबद्ध माँ से होता है तो माँ के रक्त से उसे रक्त मिलता है, माँ के जीवन से उसको जीवन मिलता है। यानी जनता और जनसंघर्ष जब आपकी जीवनी शक्ति होते हैं, तब आप जनता के प्रति जिम्मेदारी महसूस करते हैं। आप उसको बताते हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूं, आप उसको बताते हैं कि मैंने फला स्टेप क्यों लिया। और जब ये जिम्मेदारी नहीं होती है, जब कॉफी हाउस पॉलिटिक्स होती है, तब ये घमंड आपके अंदर पैदा होता है कि ये दुनिया तो गधी है जो ईश्वर को मानती है, मैं महान हूं जो मैं नास्तिक हो गया। बिल्कुल, एकदम 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 सही बात। तो ये इतनी अच्छी बात इन्होंने कही कि मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा, वरना मुझे कहने के लिए कुछ नहीं था। ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये सिर्फ गांधी और उनमें नहीं, आप उठा के दुनिया भर के जो आंदोलनकारी हैं बड़े, आप उनको उठा के उनकी जीव, चाहे चेगवेरा है, चाहे जो कुछ है, आप जब इनको पढ़ना शुरू करेंगे तो ये हमेशा अपनी चेगवेरा ने एक किस्सा सुनाया है, मैं किस्से सुनाना मुझे पसंद है। चेगवेरा ने एक किस्सा सुनाया है अपनी संस्मृतियों में कि जब वो जा रहे थे, लड़ने के लिए जा रहे थे, तो उसमें एक गद्दार पकड़ा गया बीच में। वो तो लंबी लड़ाई थी, धीरे धीरे जा के वहां तक कब्जा किया था उन्होंने। तो एक गद्दार एक गांव में पकड़ा गया, उस गद्दार की तुरंत हत्या कर दी गई। लेकिन जो उसका बच्चा था, जब सत्ता आई तो उस बच्चे ने लिखने की व्यवस्था की गई, और उसको ये नहीं बताया गया कि उसका पिता एक गद्दार था। अच्छा। और लिखते हैं कि जब मैं ये लिख रहा हूं तो वो क्यूबा की सरकार में एक बड़ा अधिकारी है। अच्छा। अब आप समझ सकते हैं जनता के प्रति जिम्मेदारी। हीरो क्या कहेगा जिसको सिर्फ हीरो बनने का शौक है? गद्दार था, मार दिया, उसके परिवार का क्या हुआ, बच्चे का क्या हुआ, कोई मतलब नहीं है। यहाँ बाप गद्दार था, मार दिया, लेकिन बेटे के अंदर अगर सारी संभावनाएं हैं तो बेटे को हम तैयार करेंगे, उसको क्रांति का सिपाही बनाएंगे, उसको एक शानदार जीवन देंगे, बाप के किए का धब्बा बेटे के ऊपर नहीं आने देंगे। ये जो भाई बात कर रहे थे ना, ये होता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैसे महसूस करते हो जब जनता का एक एक व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए छोटे से छोटे आदमी का आप सवाल जवाब देते हो। गांधी सबके पत्रों का जवाब दिया करते थे। तो थैंक यू, ये वाली बात उठाने के लिए हम सबसे मिस हो गई थी। थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट अब बेहद महत्वपूर्ण बात, इससे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सीखना चाहिए। हाँ, इनफैक्ट मुझे एक किताब मिली थी, उसमें संस्मरण थे, और 20-30 सेकंड में लेके खत्म कर रहा हूँ। उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था कि कोई एक जो क्रांतिकारी थे और उनको मालूम नहीं था, वो बेचारे गफलत में शक्तिवर्धक दवा मानकर शराब लेते आए, और क्रांतिकारियों का अड्डा था, वहां पर उसका सेवन किया करते थे, सोच के पहलवान थे बेचारे सेवन किया करते थे रात दिन। लेकिन एक दफे जब किसी ने उन्हें पकड़ लिया और बताया कि अरे ये क्या करते हो, तो शराब है, ये है, वो है, तो फिर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद वहां पर आए। चंद्रशेखर आजाद बेचारे फट पड़े, बहुत गुस्सा हुए, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो। तो शुरू में भगत सिंह मौज लेते रहे, लेकिन बाद में धीरे से उसको साइड में ले गए। मेरा ख्याल है भगवान दास माहौर की ये बात है, उन्होंने लिखा था ये, भगवान दास
माहौर ने, और बताया कि भगत सिंह ने भगवान दास माहौर को ये बात कही कि हम यहाँ 5-7 ही लोग हैं, ये ठीक है, और तुमने क्या पिया क्या खाया वो भी पर्सनल है, लेकिन ये शराब के बारे में अगर कहीं बाहर पता चल जाए, कोई छापा पड़ जाए, अभी पूरे देश में खबर फैल जाए और पता चले कि क्रांतिकारी शराब पीते थे, तो अगर ये निजी बेइज्जती, निजी अपमान का मामला हो, बदनामी का मामला हो, तब तो ठीक है, लेकिन सोचो कि हम जैसे कितने मरेंगे, आंदोलन बदनाम होगा, और आगे चल के वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो ऐसा थोड़ी ही हम ही जीते रहेंगे, हम ही आजादी देखेंगे, अरे हम जैसे कितने आएंगे। तो इसलिए अपने चरित्र का ख्याल रखना है, चाहे बाहर हो चाहे कमरे के अंदर हो। तो ये एक समझ, क्या पता था उन्हें कि आगे चल के वो क्या करेंगे और कहाँ उनका नाम जाएगा, लेकिन उस वक्त भी छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना। जो आपने कहा कि गांधी जानते थे कि उनके रिकमेंडेशन का क्या मतलब है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, मुझे बहुत मजा आया, उम्मीद है हमारे सुनने वालों को भी आया होगा, आप तीनों को भी आया होगा। आज तक रेडियो को आप सभी ने वक्त दिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। गांधी जयंती की एक बार फिर आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी, आपको भी, आप सबको भी धन्यवाद।